हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एचपी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 14 को। कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 14 क्या है? अध्याय 14वां 14 है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें। जब भी इस वीडियो को आप देखने बैठें तो साथ में कॉपी, पेंसिल और साथ में अपनी किताब या बुक जो है वो आपने साथ में रखनी है, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ आएँ। अगर आपको फिर भी ये चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इस वीडियो को एक दो बार रोक के रिवाइंड करके फिर से देखें, आपको चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें और लास्ट में इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में स्टार्ट करने सबसे पहले कि ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। ऊर्जा हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं, ये आपको भी पता है और हम इस बारे में छोटी कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे मेन जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग में आता है, बन सकता है, वो क्या है? ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत आपको क्या लगता है कि क्या है? मतलब आप किस तरीके से किसी स्रोत के बारे में कहेंगे, किसी चीज़ के बारे में कहेंगे कि ये अच्छा ऊर्जा का स्रोत है और हमें यही प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि आपके पास मैंने कोयला दे दिया। जैसे हम घरों में कोयला जलाते हैं या घरों में हम क्या करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, तो लकड़ी हम जलाते हैं। या फिर घरों में हम क्या करते हैं, एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से अगर हम कहा जाए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? ये टॉपिक हम जो है 8वीं कक्षा में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको डिस्कस कर रहे हैं हम। तो हम इनमें से देखिए क्या पता देखेंगे। एक तो क्या होना चाहिए, लकड़ी है, चाहे कोयला है, चाहे एलपीजी है। तो आजकल हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर पहुंच गई है, वो एलपीजी के ऊपर आ गई है। आजकल मैक्सिमम जो है घरों में गैस प्रयोग हो रही है ईंधन के रूप में। कोयला या लकड़ी के ऊपर अब जो है इतना जोर नहीं है, लकड़ी के रूप में इनको नहीं प्रयोग करते हैं। अब क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए क्या होना चाहिए। एक तो होना चाहिए कि एक उसका जो प्रति एकांक आयतन या प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। मतलब अगर हम 1 किलो रख लीजिए, 1 किलोग्राम कोई चीज़ जलाते हैं तो वो अधिक ऊर्जा प्रयोग उत्पन्न करे और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे। अगर हम उसको गर्मी के लिए यूज कर रहे हैं, हीट के लिए, जैसे हम लकड़ी को जला रहे हैं, तो ऊष्मा, तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे। अब आपके पास देखिए सिंपल सा एग्जांपल आप रखें कि मैं आपको क्या करूं, मैं आपको 10 किलोग्राम एक एलपीजी गैस का सिलेंडर दे दूं और 10 किलोग्राम ही मैं क्या दूं आपको बस लकड़ी दे दूं। तो 10 किलोग्राम लकड़ी दे दी, 10 किलोग्राम ही मैंने क्या किया, आपको दे दिया गैस। अब आप बताइए कि वो एलपीजी गैस जो है वो जल्दी ख़त्म होगी कि 10 किलोग्राम लकड़ी जल्दी ख़त्म होगी? नेचुरल सी बात है, आपका आंसर होगा कि 10 किलोग्राम लकड़ी जल्दी ख़त्म होगी। हो सकता है वो 1 या 2 दिनों में ख़त्म हो जाए, जबकि 10 किलोग्राम जो सिलेंडर होगा वो कई दिन चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो एकांक द्रव्यमान में, एक ही द्रव्यमान में क्या कर रहा है, अधिक कार्य कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम एलपीजी को प्रेफर करेंगे, वो अच्छा ईंधन माना जाएगा। दूसरा, सरलता से सुलभ हो, मतलब आसानी से प्राप्त भी आप कर सके। तो एलपीजी गैस जो है आसानी से प्राप्त हो सकती है। लकड़ी जो है आसानी से प्राप्त नहीं होती है आजकल, ना ही कोयला प्राप्त होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि लकड़ी का एक पेड़ बनने में क्या होता है, 10 से 15 साल लगेंगे तैयार होने में, जबकि जलाने के लिए आप उसको क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट लगाएंगे। तो इतनी जल्दी आप इसको खर्च कर देंगे, उतनी जल्दी वो तैयार नहीं हो पाएगा। तो क्या है, वो सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाएगा आपको। तो इसलिए भी क्या है, वो एक अच्छा साधन नहीं माना जाएगा। भंडारण व परिवहन में आसान हो। अब देखिए, एक सिलेंडर आप घरों में प्रयोग कर रहे हैं,
वो क्या है आसानी से आप उठा के ले जाते हैं और 1 महीने तक या 2 महीने तक उसको यूज़ करते हैं, आसानी से ले जाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपको 1 महीने की लकड़ियाँ जो है वो एक साथ उठा लो, आप 1 महीने की लकड़ी या 1 महीने का कोयला आप एक साथ उठा के ले जाओ, तो क्या आप ले जाएंगे, ले पाएंगे? नहीं। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए कोई ट्रक या गाड़ी करनी पड़ेगी, तब उसको आप ले जा सकते हैं। तो मतलब क्या है, उनका परिवहन भी आसान नहीं है, उनको रखना भी आसान नहीं है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो क्या होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखिए बात करें तो अगर इनकी तुलना करें, एलपीजी गैस सिलेंडर की तुलना करें और एक हम लकड़ी या कोयले की तुलना करें, तो ये क्या है, अगर हमें 800 रुपये का एक सिलेंडर पड़ रहा है आजकल, तो 800 रुपये की लकड़ी जो है कितने दिन चल पाएगी, 5-7 दिन चल पाएगी, 8 दिन चल पाएगी। जबकि एक सिलेंडर जो है वो क्या है, महीना 2 महीने भी निकालता है, 3 महीने भी निकालता है। तो इसलिए वो क्या है, एलपीजी सिलेंडर सस्ता है। एक और चीज़ कि वो क्या होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, या तो प्रदूषण मुक्त हो या प्रदूषण बहुत कम करे। तो अगर हम लकड़ी को देखें, लकड़ी से क्या होता है, बहुत मात्रा में क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो और एलपीजी से क्या होता है, नहीं निकलता है। तो एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये अच्छे साधन माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लकड़ी है या कोयला है या पेट्रोल है। तो इसलिए हम इन चीज़ों के आधार पर कह सकते हैं कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। नंबर 1 कि उसका एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, यानी कि उसका ऊष्मीयमान अधिक हो, सरल आसानी से उपलब्ध हो, उसके भंडारण और ले जाने में आसान हो, इनकी रखने में भी और लाने ले जाने में आसान हो, और क्या हो, वो सस्ता हो और वो प्रदूषण भी कम फैलाए। तो इन आधारों के ऊपर हम कहते हैं कि कोई स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है, उत्तम स्रोत है, अच्छा स्रोत है या नहीं है अच्छा स्रोत है वो। तो इन आधारों के ऊपर हम, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो हम कह सकते हैं कि लकड़ी एक अच्छा स्रोत या कोयला एक अच्छा स्रोत, या पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल ये अच्छे स्रोत नहीं हैं। क्योंकि ये क्या है, अगर हम कहें जैसे मिट्टी का तेल हम कहें, हम पेट्रोल की बात कर लें, हम डीजल की बात कर लें, तो ये देखिए एकांक द्रव्यमान में कार्य अधिक करते हैं, आसानी से उपलब्ध भी हैं, भंडारण और परिवहन में भी आसान हो, लेकिन ये कि सस्ते नहीं हैं। और दूसरी बात क्या है, सबसे मेन बात कि ये क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। जबकि इन्हीं की जगह जो है सीएनजी का प्रयोग अगर हम करते हैं तो क्या है, वो प्रदूषण नहीं फैलाता है, उसका ऊष्मीयमान भी अधिक है, वो आसानी से उपलब्ध अभी नहीं है लेकिन हो सकती है। तो इस तरीके से प्रदूषण भी क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी द्रव्यमान के बारे में ये कहने के लिए कि वो अच्छा स्रोत है या नहीं है। अब हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। ये तो होगी बात कि कौन कौन से स्रोत अच्छे हैं, कैसे स्रोत अच्छे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग से कि कौन कौन से स्रोत अच्छे हैं, तो लेकिन सबसे पहले बात आती है जीवाश्म ईंधन जो हम प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। जीवाश्म ईंधन अगर हम बात करें तो वर्ड जो है क्या मतलब है इसका, जीव जमा अशम। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो जीव जमा अशम शब्द बनेगा। जीव मतलब जिनमें जान हो, जो सजीव हैं, और अशम मीन्स उनके अवशेष। तो ऐसे ईंधन, ऐसा ईंधन जो क्या है, जीवों के अवशेषों से बना है, मतलब जिनमें जान थी किसी में, लेकिन वो जब मर गए तो वो कहीं दब गए, या किसी प्राकृतिक घटना के कारण जब वो दबे तो धीरे धीरे करके क्या हो गए, वो ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि वो जीवों के अवशेष किस में बदल गए, ईंधन के रूप में। और ईंधन कौन सा, कोयला या पेट्रोल। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कोयला और पेट्रोल कैसे बने। तो जैसे ही क्या होता है, कोई ज़मीन में दब जाता है, कोई चीज़ जो है दब गई ज़मीन में, धीरे धीरे मान लो यहाँ पर दब गई, धीरे धीरे करके मिट्टी उसके ऊपर पड़ती रही। तो जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर पड़ती रहेगी तो क्या होगा, जब यहाँ पर कोई चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ दब गई, धीरे धीरे करके पानी से, हवा से मिट्टी उसके ऊपर दब रही, पड़ रही है, पड़ती जाएगी। तो क्या होगा, इतने ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी पड़ गई तो एक तो ऊपर उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा उसका। दूसरी बात, जैसे ही इनके ऊपर इतनी चीज़ें ऊपर से आएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे यहाँ पर टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक रजाई ओढ़ ली पहले, फिर दूसरी ओढ़ी, तीसरी ओढ़ी, चौथी ओढ़ी, तो जब आप 5-7 रजाइयाँ ऊपर ओढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा यहाँ पर। और दूसरी एक और चीज़, यहाँ पर क्या है, जब इतने ऊपर से मिट्टी पड़ रही है तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है। तो ये
तीन चीज़ें होती हैं जिनके कारण जो होती है वस्तु किसमें इनका क्या होता है, जो जीव है उनका क्या होता है, कार्बनीकरण। तो जीवों का क्या हो जाता है, कार्बनीकरण होता है। और जीवों के कार्बनीकरण के कारण, जीवों का क्या होता है, कार्बनीकरण होता है। और जीवों के कार्बनीकरण के कारण वो किस में बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं कोयले या पेट्रोल में। पेड़ पौधे कोयले में बदल जाते हैं और जीव जंतु पेट्रोल में बदल जाते हैं। तो ये हो गया जीवाश्म ईंधनों के बारे में। इसमें अगर हम बात करें तो संपूर्ण संसार जो है जीवाश्म ईंधनों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मेन, और इनमें से मेन क्या है, कोयला और पेट्रोल। तो कोयले का उपयोग ने ही औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया था, ठीक है। उसके बाद बढ़ते जो हमारा संसार है, बढ़ते इसके जो बढ़ते औद्योगिक ज़रूरतें हैं, उसके कारण भी क्या है, कोयले के उपयोग में वृद्धि हो रही है। अब धीरे धीरे करके जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोल है, इसकी मांग बढ़ रही है। लेकिन क्या हो रहा है, अभी हमने बात की कि कोयला बनता कैसे है, और इसके बनने में क्या होता है, करोड़ों साल लग जाते हैं। लेकिन करोड़ों साल लग रहे हैं बनने में, लेकिन खर्च करने में करोड़ों साल थोड़ी लग रहे हैं। खर्च करने में तो बहुत कम समय लगता है। आपने 1 लीटर पेट्रोल बाइक में डाला, गाड़ी में डाला और उसको जला के ख़त्म कर दिया, लेकिन बनने में उसको क्या थे, करोड़ों साल लग गए। ख़त्म करने में आपने 10 मिनट नहीं लगाए। तो अब क्या है, ये जो स्रोत हैं ये अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय स्रोत कौन से स्रोत होते हैं, ऐसे स्रोत, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो एक बार अगर आपने ख़त्म यूज़ कर लिए, एक बार आपने प्रयोग कर लिए, तो वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा प्रयोग करने लायक नहीं रहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये। लेकिन कोई स्रोत होते हैं जो आप एक बार प्रयोग करो, 2 बार करो, 3 बार करो, वो ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाई है आपके पास ये, जैसे जल, पवन, ये। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक बार आप प्रयोग करेंगे, हवा होगी, पानी हो गया, सौर ऊर्जा होगी, तो इनको अगर आप एक बार प्रयोग कर लेंगे तो वो बार बार प्रयोग कर सकते हैं। पानी ख़त्म नहीं होगा, हवा ख़त्म नहीं होगी, सूर्य की ऊर्जा ख़त्म नहीं होगी। तो ये नवीकरणीय स्रोतों में आते हैं, जबकि कोयला, पेट्रोल ये क्या है, अनवीकरणीय स्रोतों में आते हैं। तो अब हम बात करें तो यहाँ पर एक देखिए टेबल बना है कि सबसे अधिक उपयोग किस चीज़ का होता है, कोयले का। सबसे अधिक उपयोग कोयले का होता है। उसके बाद ये जो पेट्रोल या गैस का है, हरे रंग ये वाला है। उसके बाद जल का प्रयोग ये हिस्सा है। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा ये वाला हिस्सा, और सबसे कम पवन ऊर्जा का। तो इस प्रकार से उपयोग होते हैं भारत में ऊर्जा का विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की जिन हिस्सेदारी है वो ये। अब बात करें कि ये जो जीवाश्म ईंधन है, अगर इसी स्पीड से आप इनको ख़त्म करते रहेंगे तो एकदम कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके वैकल्पिक स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। और अगर वैकल्पिक स्रोतों की खोज अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होंगे, ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और बात होती है कि जैसे ही हम इन ईंधनों को जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, तो क्या होता है, इनसे जलाने से वायु प्रदूषण भी होता है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इनके जलाने से क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। जैसे कार्बन के ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये ऐसे ऑक्साइड निकल के आते हैं इनको जलाने से। और ये जब पानी के साथ मिलते हैं, जब बारिश होती है ऊपर से ना, तो ऊपर से जब बारिश की बूंदें आती हैं, पानी आता है, तो ये उनके साथ मिल जाते हैं। जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, जब NO2 और H2O मिलेंगे तो HNO3 बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। एक बहुत हाईली कंसनट्रेटेड, बहुत ही खतरनाक एसिड है, अम्ल है, तेजाब के जैसे है। अब उसी तरीके से SO2 पानी के साथ मिलेगा, H2SO4, H2SO3, ऐसे ऑक्साइड बनेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा, तो ये बनेंगे। उसी तरीके से HCO2 H2O साथ में मिलेंगे, कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो ये कुल मिला के क्या है, ये एसिड बनेगी, अम्ल बनेंगी, और ये जब मिलेंगे तो बारिश क्या, तो अम्लीय वर्षा बनती है, जो पानी के लिए, मिट्टी के लिए और साथ में साथ जलीय जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। जलीय जीवन मर सकता है इससे, जल में रहने वाले जीव मर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, ये जो ऑक्साइड होते हैं ये पौधाघर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव को भी बढ़ाते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, कि पौधाघर गैसें जैसे ही
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, जो सूर्य की किरणें जो भी आ रही हैं, जैसे ये सूर्य है, यहाँ से किरण जो भी आ रही है धरती के पर्यावरण में प्रवेश कर रही है, इसको वापस जाने से रोकती है, ट्रैप कर लेती है। इससे जब इनको ट्रैप करेंगे, इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उन किरणों को वापस जाने नहीं देती हैं, तो क्या होगा, धरती का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे इससे ये किरणें आ रही हैं और इन किरणों को वापस जाने से ये गैसें जो होती हैं रोकती हैं, तो और उनके कारण क्या होता है, इंफ्रारेड किरणें यहीं रह जाती हैं। और इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं वो सूर्य की कौन सी किरणें हैं, जो हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो इसके कारण जो है धरती का तापमान बढ़ रहा है और इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ये जो प्रदूषण है, ये जीवाश्म ईंधनों के जलाने से प्रदूषण भी हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी हो रहा है, तो मतलब कुल मिला के नुकसान हो रहा है। तो विभिन्न टेक्निक्स हैं, जैसे चूल्हे हैं बनाए जा सकते हैं जिनसे क्या किया जाए, इन गैसों को कम किया जा सके। तो एक आपको एक बात और पता होगी कि क्या आप जानते हैं कि कोयला जो होता है, कोयला जो है इससे बिजली बनाई जा सकती है, कोयले से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। अब कैसे प्रोड्यूस की जाती है वो हम देखते हैं। कोयला जो होता है, अगर हम क्या करें, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, हम विद्युत से बनाने की बात करें कि कोयले से बिजली कैसे बना सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक टेनिस की बॉल ली, टेनिस बॉल ली, यहाँ पर एक टेनिस बॉल ले लिया आपने। अब इसमें हमने क्या करना, 3 छेद करने हैं आपने। अब 3 छेद करने हैं आपने, कहाँ से क्या, जैसे यहाँ पर एक छेद यहाँ पर कर दिया, 3 छेद, एक छेद यहाँ पर किया, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, आपने 3 जगह छेद किए। अब आपने क्या किया, 3 धातु की पत्तियाँ ली और उनको अर्धवृत्ताकार ऐसे ऐसे इस तरीके से अर्धवृत्ताकार रूप में काट दिया। अब इन पत्तियों को जब अब अर्धवृत्ताकार रूप में काटेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, जो छेद आपने किए हैं उनमें यहाँ पर ये लगा दी और ये लगा दी, ये लगा दी, इस तरीके से अंदर लगा देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो जब इनको आपने ऐसे लगा दिया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो टेनिस की बॉल है इसको आप एक तार के जरिए यहाँ से एक तार में फंसाएंगे और उस तार को एक कील से, एक नेल से लगा देंगे ताकि ये आसानी से ऐसे घूम सके। इसमें घूमनी चाहिए, आसानी से फ्रीली घूमनी चाहिए। इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको जो नेल है उसको आपने एक डायनोमो से कन्वर्ट अटैच करना है और डायनोमो को आपने एक बल्ब से अटैच करना है। तो जैसे अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक आपने कुकर लेना है, कुकर में आपने पानी लेना है और पानी को आपने गर्म करना है और यहाँ पर आपने एक छेद रखना है, छेद से एक आपने पाइप निकालनी है ताकि जैसे ही पानी गर्म हो, पानी गर्म होने के ऊपर क्या बनती है, भाप बनेगी। तो आपने यहाँ नीचे करना है, कोयला जलाना है, कोयले को जलाएंगे या किसी और तरीके से, हम कोयले की बात करें कि कोयले से बिजली कैसे बनती है, तो यहाँ आपने कोयला जलाया, कोयले से आपने जब इसको गर्म करेंगे तो ये पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने से यहाँ भाप बनेगी, भाप जो है यहाँ पर आएगी और यहाँ पर से आएगी इस जो आपने धातु की एक बना रखी है एक पन्नी सी, इससे टकराएगी। जब इसके ऊपर टकराएगी तो ये इसको क्या करेगी, धकेल लेगी और ये घूमना स्टार्ट करेगी। जैसे जैसे घूमेगी तो क्या होगी, जो डायनामो है, डायनामो का जो शाफ्ट है वो भी घूमेगा और डायनामो जो है क्या करेगा, इसको डायनामो इस यांत्रिक ऊर्जा को, ये जो ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा, इसको किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा और ये बल्ब जल पड़ेगा। तो इस तरीके डायनामो को ऐसा अप्लायंस होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो में बदलेगा और क्या होगा, वो बल्ब जल पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोयला जो है कैसे विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 14 के बारे में और इसको आज हमने स्टार्ट किया है। अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ ना आए या आपको दिक्कत लगे तो इस वीडियो को रोक कर 1-2 बार वापस देखें, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बताएं कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो तक मिलते हैं एक और किसी वीडियो में अगले टॉपिक में। तब तक स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए।